हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी क्रोमेटोग्राफी वाली यूनिट चल रही थी, जिसमें हमने क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे टॉपिक देख लिए थे। जैसे क्रोमेटोग्राफी का परिचय हो गया, जिसमें हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी देख ली थी, हमने पतली परत क्रोमेटोग्राफी देख ली थी। उसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसका नाम है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो आज हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है उसका डिटेल समझेंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी। लिखा हुआ है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का विचार सर्वप्रथम अमेरिकन पेट्रोलियम रसायनज्ञ D.T. डे ने सन 1897 में दिया। यानी सबसे पहले जो क्रोमेटोग्राफी थी जिसका नाम था कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसकी जो डिस्कवरी थी वो साइंटिस्ट D.T. डे ने 1897 में की थी। ठीक है, उन्होंने देखा कि कच्चे पेट्रोलियम बारीक मिट्टी या चूने से ऊपर रिसने के कारण रंगीन बैंड पट्टियां उत्पन्न कर रहे हैं। उनको कैसे पता चला इस क्रोमेटोग्राफी के बारे में, उनको कैसे विचार आया? तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी मिट्टी रखी हुई है और इस पे जब पेट्रोलियम रिसना चालू करता है तो ये पेट्रोलियम अलग अलग बैंड शो करने लगता है ना। इसके कारण साइंटिस्ट D.T. डे को कॉलम क्रोमेटोग्राफी का विचार आया। इसके बाद आप सीधे यहाँ आ जाओ, यहाँ पे टिक करा हुआ है। उसके बाद बहुत से अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस तकनीक का उपयोग जटिल पदार्थों के विश्लेषण करने में किया। यानी उसके बाद साइंटिस्ट D.T. डे के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस तकनीक का उपयोग जटिल पदार्थों के विश्लेषण करने में उपयोग किया। इस विधि का लाभ यह है कि इसका प्रयोग करना बहुत ही आसान है, यानी इसे हम इजीली कर सकते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे द्रव कॉलम क्रोमेटोग्राफी। लिखा हुआ है, द्रव कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम में महीन ठोस पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसमें ऊपर से नीचे की तरफ उस द्रव का रिसाव किया जाता है जिसमें मिश्रण उपस्थित होता है। ठोस पदार्थ में अलग अलग दूरी पर मिश्रण में उपस्थित अवयवों का पृथक्करण होता है। देखो, इसे मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ। क्या बोला उसने थ्योरी में? उसने हमको बोला है कि इसमें एक कॉलम होता है, ये कांच का एक कॉलम होता है जिसमें महीन ठोस पदार्थ बीच में भरा हुआ होता है। तो ये जो बारीक बिंदियों से बना हुआ है महीन ठोस पदार्थ है। ठीक है, ऊपर से हम विलायक यानी मिश्रण डालते हैं और इस मिश्रण के साथ में ही हम उस नमूने को डालेंगे जिसके अंदर हमको अवयवों को पृथक करना है। यानी इस विलायक के साथ हम ये अवयव मिक्स करेंगे और इस ठोस पदार्थ के अंदर डालेंगे। तो क्या होगा, देखो ये जो विलायक है, जब ये विलायक नीचे जाएगा तो ये नमूना जो है, ये नमूना भी नीचे जाएगा, है ना। ये नमूना भी विलायक के साथ नीचे जाएगा। ये जो महीन कण है ठोस पदार्थ के, इसमें आपको अलग अलग कलर के अवयव दिखाई देने लगेंगे। यानी ये जो नमूना था, इसमें जो अवयव थे वो यहाँ पर अलग हो जाते हैं। यहाँ पर देखो, हमारे नमूने के अंदर लाल और काली स्याही थी जो हमने इस विलायक के साथ डाली थी। तो यहाँ पर लाल और काली स्याही अलग हो जाती है। नीचे हम एक कोनिकल फ्लास्क लगाते हैं और पहले हम काली स्याही को अलग कर लेंगे, बाद में हम लाल स्याही को अलग कर लेंगे। अब हम देखेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी की विधि किस तरह से होती है। सबसे पहले लिखा है प्रयुक्त रसायन एवं उपकरण। सबसे पहले हमको लेना है अधिशोषक पदार्थ। कॉलम में भरने के लिए कुछ अधिशोषक पदार्थ उपलब्ध होते हैं। यानी जो कॉलम था जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आपको ठोस पदार्थ लेने, उन ठोस पदार्थों को ही हम अधिशोषक पदार्थ बोलते हैं। ये कौन कौन से अधिशोषक पदार्थ हो सकते हैं? उदाहरण लिखेंगे हम सेल्यूलोज, एल्यूमिना, सिलिका जेल, BeSO4, ZnO, BeO आदि। परंतु इनमें से कौन सा उपयुक्त है, यह निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रयुक्त करना होता है। मतलब आपको अपने प्रैक्टिकल के लिए इन सब में से कौन सा लेना है, उसके लिए कुछ पॉइंट दे रखे हैं। पहला लिखा है, अधिशोषक पदार्थ का मिश्रण के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। यानी जो ठोस पदार्थ आप ले रहे हो और ऊपर से जो आप मिश्रण डाल रहे हो, जो विलायक डाल रहे हो, उन दोनों की कोई अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। सेकंड है, अधिशोषक पदार्थ प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले विलायक में विलय नहीं होना चाहिए। यानी जो आप अधिशोषक पदार्थ ले रहे हो, कॉलम में जो भर रहे हो, वो ऊपर से डाले जाने वाले विलायक के अंदर विलय नहीं होना चाहिए। यानी ऊपर से जो हम विलायक डालेंगे और नीचे जो कॉलम के अंदर जो आपका ठोस पदार्थ है, उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके अधिशोषक पदार्थ रंगहीन होना चाहिए। यानी मोस्टली जो ये आप लेने वाले हो अधिशोषक पदार्थ, उनका कोई कलर नहीं होना चाहिए। बस 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे क्योंकि मैंने यहाँ तक की निशान लगा रखा है। आगे हम देखते हैं चक्षुकारक। हेडिंग डालेंगे चक्षुकारक। जो पदार्थ रंगहीन विलयन में रंग उत्पन्न कर देते ताकि उन्हें पहचाना जा सके, वे चक्षुकारक कहलाते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, इस कॉलम में मैंने आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी बताया था कि कभी कभी हमको प्रैक्टिकल इजीली नहीं दिखाई देता है। जो आंसर होता है ना, वो इजीली नहीं दिखता है, तो उसके ऊपर हम किसी केमिकल का छिड़काव करते हैं, उसे ही हम चक्षुकारक बोलते हैं।
इनको प्रयोग में लाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इनकी बंधुता कम हो, है ना, यानी चक्षुकारक ऐसा नहीं हो कि वो खुद विलायक से अभिक्रिया कर ले। अब मैंने आपको चक्षुकारक तो बता दिया, अब हम देखेंगे विलायक। जब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी करेंगे ऊपर से जो विलायक डालेंगे, है ना, देखो ये जो विलायक हम ऊपर से डाल रहे हैं, ये विलायक कौन सा लेना है वो नीचे आपको नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं पेट्रोल ईथर, एल्कोहल, जल, पिरिडीन, एसिटिक अम्ल, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन। ये विलायक हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा कॉलम स्तंभ, यानी अगला जो हमारा पॉइंट है वो होता है कॉलम। कॉलम के लिए कॉलम कांच की बनी लंबी नली होती है जिसके एक सिरे पर पतली नली होती है जिसमें कॉर्क लगा होता है और एक और रुई का कॉर्क लगा होता है। नीचे एक कोनिकल फ्लास्क होता है जो पंप से जुड़ा रहता है। इसे बहाव की दर नियंत्रित की जाती है। यह फ्लास्क निष्कासित घटक को एकत्रित करने का कार्य करता है। कॉलम की लंबाई चौड़ाई 5:1 होती है। कुछ नहीं करा है, जो कांच का कॉलम हम लेने वाले हैं वो कॉलम कैसा होना चाहिए, वो एक लंबी नली होती है, एक सिरे पर पतली नली होती है जिसमें कॉर्क लगा होता है और दूसरी ओर रुई का कॉर्क होता है। देखो यहाँ पर आपको एक कॉलम लेना है जिसमें एक कांच की नली होगी, ठीक है, यहाँ पर एक कॉर्क लगा रहेगा, यहाँ पर एक रुई का कॉर्क लगा रहता है, ठीक है। तो इस तरह का कांच का कॉलम आपको लेना है। यहाँ पर नीचे कोनिकल फ्लास्क लगा रहता है। कॉलम की लंबाई और चौड़ाई 5:1 होती है, ठीक है। तो ये था कॉलम की जानकारी। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। आगे भी जो मैंने आपको डायग्राम बताया था लाल और काली स्याही वाला, वो भी आपको एग्जाम में बनाना रहेगा। अब आगे हमें हेडिंग डालेंगे पृथक्करण की विधि एवं घटकों की पहचान। जिस मिश्रण को पृथक करना उसे किसी उपयुक्त विलायक में सांद्र विलयन बनाकर पिपेट की सहायता से धीरे धीरे कॉलम में डाला जाता है। नीचे से कॉर्क को खोल देते विलायक को तब तक बहने देते जब तक कि मिश्रण में अपने अवयवों में पूर्ण रूप से पृथक न हो जाए। यदि अवयव रंगहीन है तो विलायक तब तक प्रवाहित करते हैं जब तक कि सारे अवयव निष्कासित न हो जाए। इन्हें अलग एकत्र कर किसी उपयुक्त विधि द्वारा इनकी पहचान कर ली जाती है, ठीक है। आगे लिखा है यदि मिश्रण के घटक रंगहीन है तब कॉलम को फ्लोरिसेंस अल्ट्रावायलेट प्रकाश में देखते हैं। घटकों का रंग इस प्रकाश में अलग अलग दिखाई देता है। इस आधार पर मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण व पहचान करते हैं। अब डायग्राम से देखना क्या करना है, बहुत ही इजी मेथड है। देखो सबसे पहले हमने वो अवयव ले लिए, वो नमूना ले लिया जिसको हमको अलग करना है। ये अवयव हम विलायक के अंदर मिला देंगे, ठीक है, यानी ऊपर से हम कुछ विलायक डालेंगे। विलायक मैंने आपको बता दिया ऊपर कौन कौन से हम ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, ये सब, ठीक है। इसके अंदर वो नमूना ले रहे हैं जिसके अवयव हमको पृथक करने हैं। इस लिक्विड को हम यहाँ से डालना चालू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका अधिशोषक पदार्थ है बीच में। विलायक को हम तब तक डालते रहेंगे जब तक कि हमारे सारे अवयव इस तरह से जो पट्टिका है इसमें अलग नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको विलायक डालते रहना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बीकर से विलायक तो नीचे आ जाएगा, है ना, इस विलायक को अलग कर लेना क्योंकि विलायक जो लिक्विड है वो तो नीचे आ जाएगा, इसको अलग कर लिया। इसके बाद फिर से कॉनिकल फ्लास्क लगाएंगे, ठीक है। अब पहली वाली जो पट्टिका में अवयव है उसको निकाल लेंगे, दूसरी वाली पट्टिका में जो अवयव है दूसरे बीकर में निकालेंगे, तीसरी वाली पट्टिका में जो अवयव है उसको निकालेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, पहले पूरा के पूरा विलायक बाहर कर लेते हैं और उसके बाद जो हमको पट्टिका मिली है अवयव की, उन अवयव को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, किसी उपयुक्त विधि के द्वारा उनकी पहचान करते हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, मैंने क्या बोला कि ये जो पट्टिकाएं हैं, ये जो अवयव ये हमको दिखाई नहीं देते, तो इस कॉलम को उठा के हम अल्ट्रावायलेट लाइट में रखते हैं जहां पर ये पट्टिकाएं हमको पहचानने में आने लगती है, कलर हमको दिखाई देने लगते हैं। उसी विधि के द्वारा हम इनकी पहचान करते हैं। तो इस तरह से हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की पृथक्करण की विधि और घटकों की पहचान की विधि को पूर्ण करते हैं। ये थी हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी की टॉपिक। आई होप आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से मैं आगे के टॉपिक की वीडियो भी आपके लिए लाने वाली हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।